तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की मौसम और जलवायु के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और प्रत्येक कारक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, टॉपिक थोड़ा जटिल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की स्थिति को हम मौसम कह सकते हैं। इसके बाद जलवायु क्या होती है, लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत, जैसे 50 साल या उससे अधिक का समय। तो लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होती है उन्हें हम जलवायु कहते हैं। जैसे 50 साल या उससे अधिक का समय जलवायु में माना जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। मानसून क्या होता है, ऐसी जलवायु जिसमें पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। मानसून वो होता है जिसमें पवनों की दिशा परिवर्तित होती रहती है, कभी उत्तर पूर्वी कभी दक्षिण पश्चिमी, तो वो जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। आगे देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को दो तरह के कारक प्रभावित करते हैं। पहला है स्थिति और उच्चावच संबंधी। स्थिति मतलब कहाँ पे स्थित, और उच्चावच ऊंचाई से संबंधित है। दूसरा कारक है वायुदाब और पवन संबंधी। तो हम एक एक कारक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। इसमें सबसे पहला कारक है अक्षांश। तो देखिए इसे मानचित्र से ही समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादातर चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये भारत का मानचित्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भारत के मानचित्र में मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के उत्तर में है शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक रहता है और तापांतर, यहाँ तापमान लिखा है इसको हटा दीजिए, कम तापांतर। तापांतर यहाँ पे कम है और जलवायु कैसी है, सम जलवायु है। अब तापांतर क्या होता है, जैसे एक दैनिक तापांतर होता है, दिन और रात के तापमान में कितना अंतर है। वार्षिक तापांतर होता है, वर्ष के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कितना अंतर है, उस सेंस में है ये। शीतोष्ण कटिबंध में अपेक्षाकृत कम तापमान होता है और अधिक तापांतर होता है। जलवायु जो होती है वो विषम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में अधिक सर्दियाँ पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए तापांतर भी अधिक होता है। तो ये सब डिसाइड होता है किससे, अक्षांश से। आगे देखिए हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत देखिए कैसे प्रभावित कर रहा है, यहाँ देखो। तो हिमालय पर्वत, यहाँ पे हिमालय पर्वत है ये वाला। ये क्या करता है कि पूर्व से जो पवनें आ रही है, उत्तर पूर्व से ये ठंडी पवनें जो आ रही है, इनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे क्या होता है कि भारत का तापमान इतना गिर नहीं पाता। दूसरा ये क्या करता है, मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है। मानसूनी पवनों को रोककर ये वर्षा करवाता है। कैसे करवाता है वर्षा, यहाँ से जो मानसूनी पवनें जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की, ये यहाँ पे इससे टकराकर वर्षा करती है, इसलिए मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाता है। आगे देखिए तीसरा है जल और स्थल का वितरण। फिर चौथा कारक है समुद्र तट से दूरी और पांचवा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। इन तीनों कारकों को हम इसी चित्र में देखेंगे। देखिए यह है भारत का मानचित्र। अब देखो जल और स्थल का वर्णन। यहाँ पे है अरब सागर, देख पा रहे हैं आप मानचित्र में, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ऊपर है हिमालय पर्वत आपके यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, सम है। और स्थल भाग जल्दी तो गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, विषम है। तो एक तो जलवायु को ये कारक प्रभावित कर रहा है। दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई जैसे यहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं और ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ पर मैदानों की अपेक्षा तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो जो स्थल समुद्र तल से ऊँचा होगा, जो स्थल समुद्र तल से ऊँचा होगा वो ठंडा होगा और जो समुद्र तल के आसपास होगा वो थोड़ा गर्म होगा।
इसके बाद है समुद्र तट से दूरी। समुद्र के आसपास जो जलवायु मिलती है वो सम रहती है, और समुद्र से हम दूर चल जाते हैं तो वहाँ की जलवायु विषम मिलती है अपने को। ठीक है, तो ये कारक भी हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब आगे देखिए, वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक। वायुदाब और पवनों से कौन से कारक जुड़े हुए हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो इसमें है जेट प्रवाह, पश्चिमी विक्षोभ और आईटीसी जेड। ठीक है, तो इन तीनों कारकों को हम शीत और ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में मौसम कैसा रहता है तो ये कारक किस तरह प्रभावित करते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा रहता है तो ये कारक किस तरह प्रभावित करते हैं। तो देखिए, शीत ऋतु में मौसम, यहाँ पे भारत है, भारत का मानचित्र बना हुआ है, ऊपर तिब्बत का पठार है। तो शीत ऋतु में तिब्बत के पठार पे हाई प्रेशर रहता है, उच्च वायुदाब। HP का मतलब है हाई प्रेशर और LP का मतलब है लो प्रेशर। पवनों की दिशा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर रहती है। तो तिब्बत के पठार से शुष्क पवनें लो प्रेशर की तरफ चलने लग जाती है। ठीक है, इसलिए तो शीत ऋतु में बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। अब देखो जेट धारा कैसे प्रभावित करती है। तो ये जो अपन जिस चीज़ को अभी देख रहे हैं ये है नीचे, जो हवाएं बहुत ऊपर चल रही है उनका नहीं है ये, जो हवाएं नीचे की तरफ चलती है उनके बारे में है ये धरती पे। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में जेट धारा की। जेट धारा 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनें हैं। समझ रहे हैं बात? 9 से 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल में बहने वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनें, इनको हम कहते हैं जेट धारा। अब देखो जेट धारा किस तरह से प्रभावित करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है यूं, यहाँ पे तिब्बत का पठार से टकरा के 2 भागों में बढ़ जाएगी। तिब्बत के पठार से टकराने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग दक्षिण में एक शाखा आ जाएगी और एक शाखा उत्तर में आ जाएगी। ये आपका तिब्बत का पठार है, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। जो ये सर्दियों में जो जेट स्ट्रीम चलती है उसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो जैसा कि बताया तिब्बत के पठार के कारण जेट धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है, हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बह रही है ये, और यह शाखा किस में प्रभाव डालती है? भारत में सर्दी के मौसम पर यह शाखा प्रभाव डालती है। ठीक है, अब दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए यहाँ पे है भूमध्य सागर, ये अरब वाला एरिया है। भूमध्य सागर से पवनें उठती है और फिर इधर ईरान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो शीतकाल में रात्रि में तापमान की वृद्धि इनके आने का पूर्व संकेत होता है। किनके आने का? पश्चिमी विक्षोभ के आने का। इनसे शीतकाल में जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी में भी गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभदायक है। तो ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आता है और भारत के उत्तर में प्रवेश करता है। ठीक है, अब है ग्रीष्म ऋतु में मौसम। ग्रीष्म ऋतु में मौसम को देखो आप, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे स्थल भाग पे लो प्रेशर हो जाएगा, और क्योंकि धरती जल्दी गर्म होती है, जितना टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ जलीय भाग में हाई प्रेशर हो जाएगा क्योंकि जल देर से गर्म होता है। हवाएं कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो ये हवाएं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, जलीय भाग से चल रही है, तो इसमें नमी होगी, और नमी होगी तो ये वर्षा करेगी, और इसे ही हम दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेट प्रवाह को समझो आप। यहाँ पे जेट प्रवाह को समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा जटिल है पर इसे समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा। जैसे जेट प्रवाह, इसे कहते हैं हम गर्मियों में जो जेट स्ट्रीम चलती है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है। इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति तिब्बत के पठार के ऊपर, तिब्बत के पठार के ऊपर वायु के गर्म होकर ऊपर उठने से होती है, जिसे हम कहते हैं वायु आरोहण, जिसे हम कहते हैं वायु आरोहण। तो इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति तिब्बत के पठार के ऊपर वायु के गर्म होकर ऊपर उठने से होती है।
मानचित्र में समझाने का प्रयास किया गया है। जो देखिए एक बार, ये देखो, ये है आपका भारत, ये है तिब्बत का पठार। यहाँ से हवाएं वायु अवरोहण से ऊपर उठ रही है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद ये हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होती हुई नीचे उतरती हैं। ये जो चक्र हवाओं का, ये ऊपर चल रहा है क्षोभ मंडल में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नीचे वाली पवनें नहीं है जो धरातल के पास होती है, ऊपर। तो इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो चक्र चल रहा है जेट स्ट्रीम का, ये हमेशा आपके क्षोभ मंडल में चलता है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास, ठीक है। सब कारकों के मिक्सर से मानसून बनता है, इसलिए इसे समझने का प्रयास करो। तो यहाँ कहाँ थे हम, जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के ऊपर से आरोहण द्वारा ये हवाएं ऊपर उठती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नीचे उतरती है। यहाँ पे एक जगह है मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर के यहाँ इन हवाओं के नीचे उतरने से क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब बन जाता है। तो उच्च वायुदाब के कारण ये हवाएं यहाँ से इस 0 डिग्री रेखा को पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है, 0 डिग्री रेखा को। और 0 डिग्री रेखा को पार कर जाती है तो इन हवाओं पे कौन सा बल लग जाता है, कोरियालिस बल लग जाता है। क्या लग जाता है, कोरियालिस बल। अब इस बल के लगने से क्या होता है, इस बल के लगने से होता है कि इस बल के लगने से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो अब हवाएं 0 डिग्री से ऊपर आ गई उत्तरी गोलार्ध में, तो ये किधर मुड़ेगी, ये दाईं तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। किधर मुड़ना शुरू हो जाती है, अपने दाईं तरफ ये हवाएं मुड़ना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ भारत में स्थल भाग पे लो प्रेशर है ही गर्मियों में, तो ये इधर जाएगी। तो इस तरह से ये जो चक्र बनता है, ये किसको उत्पत्ति कर दे रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून को, जिससे भारत में वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोरियालिस बल क्या है, जो पहले ही बता दिया। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर खिंचती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, तो दोनों कारकों से दक्षिण पश्चिम मानसून अपन ने समझा। एक तो समझा टेम्परेचर, तापीय विभिन्नता के कारण, और दूसरा जेट स्ट्रीम के कारण। अब तीसरा पॉइंट और है, वो है ITCZ। ITCZ इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। ये एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, लो प्रेशर, इसलिए इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। और ये स्थिति जो अभी भारत की बताई है आपको मानचित्र में, ये गर्मियों वाली स्थिति है, ठीक है। तो गर्मियों में क्या होता है, ये ITCZ दक्षिण से उठकर उत्तर की ओर आ जाता है। गंगा के मैदान में यहाँ पे 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में ITCZ की स्थिति यहाँ पे हो जाती है और यहाँ क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर बन गया और यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री रेखा है। ये व्यापारिक पवनें जो होती है इस 0 डिग्री रेखा को गर्मियों में पार कर जाती है, क्योंकि ITCZ तो ऊपर खिसक चुका। गर्मियों में ITCZ ऊपर की ओर चल जाता है, तो उसके जगह लेने के लिए व्यापारिक पवनें इस 0 डिग्री रेखा को पार कर जाती है। फिर वही 0 डिग्री रेखा को पार करते ही इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, वही पूर्व की ओर हो जाएगी। तो यहाँ से कौन सा मानसून बनेगा आपके, वही दक्षिण पश्चिमी मानसून बनेगा। तो एक कारण ये भी है दक्षिण पश्चिमी मानसून के आने का, क्या, ITCZ। एक कारण हो गया जेट स्ट्रीम और एक कारण हो गया आपके तापीय विभिन्नता। तो ये हमने देखा है शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में जलवायु को क्या क्या कारक प्रभावित कर रहे हैं। अब हम अगले टॉपिक में मानसून के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि मानसून कब आता है, कैसे आता है, उसका प्रत्यावर्तन कब होता है, क्या क्या कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं। उसमें भी कुछ कारक हमने आज यहाँ पढ़ लिए, कुछ 1-2 कारक जो बचे होंगे वो उस वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू।